स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द रजिस्ट्रेशन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे अपोज्ड पिस्टन इंजन्स के बारे में। ये थोड़ा एक नया टॉपिक है जो भी फिर से मार्केट में आ रहा है, तो इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप कंबस्टन इवेंट करते हैं, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, जब आप उसे बूम करते हैं, मतलब टॉप डेड सेंटर पे जब आप बूम करते हैं, तो उसमें दो चीज निकलता है, टेम्परेचर और प्रेशर। और ये दोनों टाइटली लिंक्ड होता है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप घटा देते हैं तो प्रेशर लॉस होगा। तो समझना बहुत जरूरी है कि आइडियली आप चाहोगे कि कम से कम टेम्परेचर ड्रॉप हो, मतलब काम हो जाए, टेम्परेचर बहुत ना घटे। क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत घटता है, जैसे मान लिया वहां पे बहुत ज्यादा कूलिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे एनर्जी बहुत जल्दी लीक कर जा रही है, थर्मल एनर्जी, प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। और हम लोग को चाहिए प्रेशर काम करने के लिए, तो पेनल्टी वही होता है कि आपको प्रेशर चाहिए। अगर प्रेशर लो टेम्परेचर में मिलता है बल्ले बल्ले, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, दोनों एक साथ पैकेज डील में आता है। तो आपको टेम्परेचर को भी मेंटेन करना होता है ताकि प्रेशर स्टेबल रहे। अगर आपका मान लीजिए टॉप डेड सेंटर पे आप पूरा कूलिंग लगा दिए, एकदम दबा के कूलिंग लगा दी है, और वो मतलब उसको मान लीजिए एसी चला रहे हैं, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। अरे भैया उतना कंप्रेशन नहीं पता, कंप्रेशन क्योंकि उसका फैक्टर ये है कि आपने हवा को लिया, कंप्रेस किया, वो जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको आप एनर्जी निकाल देते हो तो वो चिल हो जाएगा भाई। तो समझना बहुत जरूरी है, प्रेशर और टेम्परेचर इंटरलिंक्ड है। आप एक को बहुत अफेक्ट नहीं कर सकते जब तक दूसरे में ये मतलब दूसरा का पेनल्टी आप झेलना नहीं चाहते हो तो। और यहाँ पे सबसे बड़ा मैथमेटिकल पॉइंट होता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो जब भी आप एक्चुअली बूम कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि खूब स्पेस हो, मतलब जो कंबस्चन इवेंट हो रहा है, यानी कि जब आप फ्यूल जला रहे हैं उसको पूरा जगह रहे आग को फैलने का, ठीक है, पूरा जो कंबस्चन फ्रंट है उसको पूरा जगह मिल जाए, लेकिन सरफेस एरिया कम हो। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि वॉल्यूम जो है बम बम हो, सरफेस एरिया कम हो। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, छोटा इंजन अगर आप लेते हैं, उसका साइड अगर आप 1 मानते हैं और उसका सरफेस एरिया 1 स्क्वायर चलेगा, तो वॉल्यूम हो जाता है 1 क्यूब और आपका सरफेस हो जाता है 1 जस्ट स्क्वायर। तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो 6 आ रहा है, ठीक है। अब इसको उल्टे साइड में, बड़ा शिप इंजन में आप चले आइए, तो साइड आपका 3 है, ठीक है, आपका सरफेस जो है वो 3 स्क्वायर्ड हो जा रहा है मल्टीप्लाइड बाय 6, ये आपको 54 का सरफेस एरिया दे रहा है। और 3 का क्यूब लगेगा वॉल्यूम में 27, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो 2 हो गया। यानी कि उसके अंदर जो बूम इवेंट हो रहा है उसको ठंडा होने में, प्रेशर ड्रॉप होने में ज्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ सरफेस एरिया बदलने से, आपने सिर्फ ज्योमेट्री में छेड़खानी की और यही हो जाएगा। सेम फ्यूल लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 मिलीग्राम फ्यूल आप बूम कर रहे हैं, 1 मिलीग्राम फ्यूल ऐसा जगह पे आप बूम कर रहे हैं जहां पे बहुत सरफेस एरिया वॉल्यूम कम है, वो तुरंत ठंडा हो जाएगा कंपेयर टू जहां पे आप जगह दे रहे हो उसको। क्यों? और हाँ बात, ठंडा होने से कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए आप एक बॉयलर बना रहे हैं जहां पे आपको गर्मी निकालना है, वहां आप ऐसा करोगे, लेकिन जहां आपको प्रेशर चाहिए वहां आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर कभी ध्यान से आप देखोगे जेट इंजन का जो कंप्रेशन स्टेज होता है वो ऐसे ऐसे कंप्रेस करते चला जाता है, वो ऐसे एक्सपैंड नहीं करने देते हैं, भैया कंप्रेस करना है, आपको डालना है। तो समझना वही जरूरी है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की होता है। इसीलिए बड़े इंजन का जो एक्चुअल थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी होती है, जो कंपनी क्लेम करे वो नहीं पाता, जो बीएसएफसी आपको मिल रहा है, जो माइलेज मिल रहा है, वो जनरली उसी कारण से अच्छा होता है। बड़ा बड़ा सिलेंडर ज्यादा बेटर होता है क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बेटर होता है। तो हीट वही है। अब रहा बात की, अगर आप ये करते हैं अंडर स्क्वायर इंजन, यानी कि काफी लंबा ट्रैवल देते हैं आप, उसमें बहुत अच्छा एफिशिएंसी मिलेगा। मतलब माइलेज के लिए नॉर्मल क्रैंकशाफ्ट इंजन में माइलेज के लिए खूब लंबा स्ट्रोक दीजिए, जितना लंबा स्ट्रोक है उतना बल्ले बल्ले है, पेनल्टी आरपीएम घट जाता है। यानी कि अगर आप बाइक के लिए इंजन बना रहे हैं, स्ट्रोक आप छोटा रखेंगे ताकि आपको खूब आरपीएम मिले। इसलिए हायाबुसा सबका आरपीएम देखिएगा 12,000 तक भाग जाता है या उससे भी ज्यादा कुछ कुछ कोशिश करते हैं। वहीं पे अगर आप जाइंट कंटेनर शिप है, उसमें ट्रैवल हो रहा है जी, वो जी हो रहा है ट्रैवल, लंबा ट्रैवल है, तो लंबा ट्रैवल से कितना फर्क पड़ता है। तो वहां पे समझिए कि वो उसका बोर जो है वो आपका 1 मीटर होगा और ट्रैवल यानी कि स्ट्रोक 2.5 मीटर होता है। तो उसमें इफिशियंसी बहुत मिलती है, लेकिन पेनल्टी है कि आरपीएम आप नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? पावर बढ़ा देंगे नहीं, आरपीएम बढ़ाएगा तो पिस्टन का स्पीड जो है कि कितना स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है वो पागल हो जाएगा, यानी कि पिस्टन वेलोसिटी भाग जाएगी। तो ये एक लिमिट बना देता है। आप चाहोगे कि लंबा ट्रैवल हो, इफिशियंसी मिलेगी, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आरपीएम घट जाएगा। आप आरपीएम बढ़ाओगे तो पिस्टन स्पीड पागल हो जाएगा। तो एक फंस जाते हैं हम लोग कि हम लोग को जो चीज ये बनाता है, क्या बोलते हैं आपको, थर्मोडायनेमिकली इफिशिएंट बनाता है, वही चीज आपका साइज बढ़ा देता है। तो अपोस्ट पिस्टन उसमें एक चीट कोड है। मतलब कि जो भी आप इंजन देख रहे हैं नॉर्मली, उसमें क्या हो रहा है, कंबस्चन हो रहा है, लेकिन एक ही साइड ना पुश फोर्स लग रहा है, दूसरा साइड तो वो सीधे हीट में बदल जा रहा है, वो आपका पिस्टन हेड को हीट कर रहा है। तो किसी को आया कि भैया अपोस्ट कर दो ना पिस्टन को, मतलब यहां बूम आप कर रहे हैं वो दोनों भागे और आपको ज्यादा लंबा स्ट्रोक ना देना पड़े। आपने बूम किया और दोनों पिस्टन ठेला गया,
तो इससे फायदा होता है कि आप दोनों एक कंबस्शन इवेंट के दोनों तरफ से पावर निकाल रहे हैं। अभी के जितना भी इंजन आप लेंगे, कंबस्शन इवेंट हुआ, उसमें साइड के वॉल में हीट डंप किया, ऊपर कुछ है नहीं, वो हीट ही डंप करेगा, नीचे से पिस्टन पे काम कर रहा है। सबसे बड़ा एक्सिस पे आपका उसका मतलब एक्शन इक्वल रिएक्शन है ना, तो दूसरा साइड तो वेस्ट हो गया पूरा। लेकिन अगर आप अपोजिंग कर देते हैं तो सरफेस एरिया बहुत घट जाता है, और आपका जो एक्चुअल वॉल्यूम है जहां पे वो काम कर सकेगा कि भैया मैं पुश कर रहा हूं, वो बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चीट कोड है थर्मोडायनेमिकली कि आप ज्यादा लंबा स्ट्रोक ले सकते हैं बिना बहुत हाई पिस्टन स्पीड के, और कंबस्चन इवेंट की एनर्जी यूटिलाइजेशन जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो वही समझ लीजिए कि आप काफी अच्छा ट्रैवल रेशियो दे सकते हैं, लेकिन आपको ये पेनल्टी नहीं पड़ेगा कि बहुत हाई स्पीड पड़ रहा है। तो आप आरपीएम बढ़ा सकते हैं, माइलेज भी बढ़ेगा, आरपीएम भी बढ़ेगा, यानी कि साइज छोटा हुआ है, पावर टू वेट रेशियो बेटर हो जाएगा, जब साथ में थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी भी बेटर हो जाएगी। इसीलिए लोग अपोज्ड पिस्टन सिलेंडर इंजन के पीछे मेहनत करते हैं। तो अब बात करते हैं ये काम कैसे करेगा, कि आप 2 पिस्टन लगा रहे हैं और बूम बाम बड़ीम कैसे करेगा। तो ये समझिए बहुत पहले से हो रहा है, 1920s में, 20s की बात कर रहे हैं। वहाँ पे एविएशन जब गाड़ी पहली बार खुला, प्रोपेलर प्लेन्स बने थे, गाड़ी खुलने लगा था, तो सबको समझ में आ गया कि ठीक है, प्लेन का एक ही कैपेसिटी है, उसका इंजन। अगर इंजन पावरफुल और इफिशिएंट है तभी आप उड़ सकते हैं ज़्यादा दूर, नहीं तो ठीक है, मतलब उड़े लैंड कर गए, वो मतलब रीजनल टॉय जैसा हो गया। लेकिन अब कि हाँ उड़े हैं और जा रहे हैं कहीं, मतलब कहीं हम जा रहे हैं, वो करने के लिए आपको बड़ा इंजन चाहिए। और वो बड़ा इंजन सिर्फ बड़ा होने से काम नहीं चलेगा कि पावर बहुत है बल्ले बल्ले ना, उसको इफिशिएंट भी होना है कि तेल भी कम खाना, नहीं तो आपका तेल का टैंक का वजन ही आप नहीं उड़ा पाएंगे। तो ये लिमिट बन जाता है। उस टाइम में 1920s के बाद में काफी लोग मेहनत किए और एंड में इस तरह के इंजन आने लगे, बड़े बड़े इंजन। ये इंजन एक्चुअली भारी होता था, मतलब इसको अगर कंपेयर करेंगे जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 2 का जो बूम बम बड़ी में इंजन हो रहा था, उससे एक्चुअली थोड़ा सा भारी था, लेकिन उसका माइलेज और इसका माइलेज में 30% तक का अंतर आ जाता था। मतलब ये बहुत अच्छा माइलेज देता था। तो ये करते थे 2 स्ट्रोक से। 4 स्ट्रोक का उतना जगह ही नहीं है, 4 स्ट्रोक करें आप, 2 पिस्टन लगा रहे हैं, वाल्व कहाँ डालेंगे, तो वाल्व नहीं होता है। तो इसमें 2 स्ट्रोक वाला टपोलॉजी चलता है, जिसमें कि आपका एक एयर इनटेक पोर्ट होता है, एक एयर एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। अब पोर्ट ऑन ऑफ कैसे करेंगे, वो पिस्टन करता है। मतलब ये पिस्टन पहले जाता है, पहले एग्जॉस्ट को खोला जाता है, एग्जॉस्ट निकल जाता है, फिर उसके बाद एयर इनटेक का पोर्ट खुलता है, वहां से स्कैवेंजिंग हो जाती है। तो इसीलिए अपोज्ड पिस्टन हमेशा 2 स्ट्रोक वाला सिस्टम में मिलेगा, कभी आपको 4 स्ट्रोक में नहीं मिलेगा, 2 स्ट्रोक में मिलेगा। और आप किसको पहले खोलते हैं, जैसे मान लिया आपने गैप डाल दिया, ठीक है, आपका टॉप डेड सेंटर जहां पे आ रहा है, आप एक ठो को पोर्ट जो है, पोर्ट फिक्स जगह पे, क्योंकि सिलेंडर का ट्रैवल फिक्स है, तो आप कैसे करोगे, एग्जॉस्ट पहले खुले, जो मेन वाल्व का काम वही होता है ना, ये एग्जॉस्ट पहले खोलो। एग्जॉस्ट खोलने के लिए आप ऐसा कर दोगे कि एक क्रैंक को ऑफसेट कर दोगे, मतलब कि इस डिजाइन में 11 डिग्री ऑफसेट था। तो होता यह था कि एग्जॉस्ट पहले खुल जाता था, एग्जॉस्ट निकलना शुरू होता, क्योंकि समझिए एग्जॉस्ट आप एक्सपैंड कर दिए तो भी उसमें बहुत प्रेशर और टेम्परेचर है, वो बाहर भागना चाहता है। आप थोड़ा सा ये दीजिए, वो एक सक्शन फोर्स बनाएगा, भागने लगेगा। उसके बाद आप नीचे से, मतलब कि इस डिजाइन में आप देख लीजिए कि यहाँ पे बूम हो रहा है, एग्जॉस्ट पहले खुला, निकल गया, उसके बाद आप टर्बो चार्ज्ड एयर या सुपर चार्ज्ड एयर उसको आप अंदर डाल रहे, बूस्ट एयर डालना होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। 2 स्ट्रोक डिजाइन का ये पेनल्टी है, इसमें आप ऑयल ऑयल बर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन ये नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं है, यानी इसमें कोई सिस्टम हमेशा से आपको डालना होगा जो इसको ब्रीथ करा सके। यानी कि लिए आप इसमें सुपर चार्जर डालिए ताकि स्टार्ट हो जाए, और हाई एल्टीट्यूड पे टर्बो लगाइए, तब जाके आप हवा फोर्स कर रहे हो, क्योंकि एग्जॉस्ट एक हद तक ही निकलेगा, लेकिन जैसे उसका 5 psi मैच करने लगेगा एम्बिएंट एयर से, यानी कि 15 psi पे वो रुक जाएगा, चिपक जाएगा। तो वो चिपके नहीं, इसलिए आप फ्रेश हवा से उसको फोर्स करते हो, भैया साफ करो इसको। तो इसी के लिए बूस्ट बहुत जरूरी है। इस सारे डिजाइन में बूस्ट दबा के डाला जाता था, और तभी जाके ये सब सिस्टम में होता है यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग, यानी कि मतलब एक साइड से आपका क्लीन हवा आ रहा है, एक साइड से एग्जॉस्ट निकल रहा है, वो सर्कुलेट नहीं कर रहा है, इसीलिए यूनिफ्लो है, मतलब एकदम यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है। और हाँ, ये एक्चुअली इंजन बनाया गया था जिसमें 3 सिलेंडर बैंक्स थे, और वो आपका ये ट्रायंगल रहा। बाय द वे, थोड़ा लोग पगलाए थे, उसमें क्वाड स्ट्रक्चर भी बनाया गया था, यानी कि 4 साइड में पिस्टन्स चल रहे थे। तो ये बहुत सक्सेसफुल डिजाइन है बाय द वे, और ये भी काफी, और बाय द वे इसका रिकॉर्ड अभी भी टेक्निकली नहीं ब्रेक हुआ है। ये जो माइलेज दे चुका है वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो यही समझिए कि आप दोनों क्रैंक लेते हैं, पोर्ट्स डालते हैं, पोर्ट से आपका इनटेक एग्जॉस्ट हो रहा है, तो एग्जॉस्ट पहले कैसे खुले, आप उस वाले क्रैंक को ऑफसेट कर देते हो कि एयर इनटेक थोड़ा बाद में खुलेगा, एग्जॉस्ट पहले खुल जाएगा, तो उसके करते हैं। लेकिन हाँ, आपको बूस्ट देना होगा, नहीं तो ये सांस नहीं ले पाएगा। और पावर टू वेट रेशियो बहुत हाई होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतने सारे सिलेंडर्स चला रहे हैं, पावर तो आपको उससे मिल जा रहा है, लेकिन सिलेंडर हेड खत्म हो गया है। मतलब इतने सारे सिलेंडर, और सिलेंडर हेड का जो वजन होता है, जो वाल्व स्प्रिंग्स होता है, जो पूरा फचांग होता है, वो सारा आपने हटा दिया है। तो पावर टू वेट रेशियो बहुत बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जितना साइज है और जितना पावर दे रहा है, ये बहुत बेटर है।
मतलब जेन्युइनली ऐसा बहुत शॉकिंगली ज़्यादा पावरफुल होता था। मतलब कि यूके का नेवी इसको ट्राई किया कि भैया उनका पुराना बोट में तो जर्मन बोट्स कुछ कैप्चर किए हुए थे, तो उसमें बोले कि ठीक है वो मर्सिडीज का इंजन हटाओ, इसको डाल दो। उड़ने लगा, बहुत ज़्यादा तेज उड़ने लगा, बहुत ज़्यादा पावर टू वेट रेशियो होता है। तो वही समझ, और माइलेज भी अच्छा देता है। तो यहां से गाड़ी खुली थी कि आप 2 स्ट्रोक इंजन लीजिए, एग्जॉस्ट पोर्ट पहले खोजिए, फिर नीचे से एयर इनटेक खोलिए, बूस्ट से हवा साफ कर दिए, स्कैवेंजिंग कीजिए, और अप और डाउन दोनों साइड में आपका क्रैंक होगा। ट्रायंगल बनाते हैं तो 3 ठो क्रैंक होगा, कुछ लोग ज्यादा पगलाए थे 4 ठो क्रैंक डाल दिए थे, तो वो सब भी आपको मिल जाएगा। इसे सब जगह ट्राई किया गया, मतलब नेवी वाले इसको बहुत प्यार किए, इसको लोकोमोटिव वाले लोग काफी प्यार किए, कुछ लोग इसको रोड में डालने की कोशिश किए, लेकिन हाँ, चलाने के लिए नहीं, वो वाटर पंप चलाने के लिए आगे बात करेंगे। तो समझना बहुत जरूरी है, ये काम करता है टेक्नोलॉजी, और ये प्रूफ हो चुका है। मतलब अगर जेट इंजन का डेवलपमेंट नहीं होता तो आप जो प्लेन में उड़ रहे हैं वो यही होता। तो अब बात करते हैं एचर्निंग पावर, ये ब्रांड जो अभी चल रहा है। तो ये कंपनी थोड़ी पुरानी है, 2004 में इन्होंने खोला है, डॉक्टर जेम्स लकमिन का बनाया हुआ है। और ये अपोस्ट पिस्टन 2 स्ट्रोक, मैं क्लियर कर देता हूं, अपोस्ट पिस्टन में शायद ही कोई ज्योमेट्री है जहां पे आपको 4 स्ट्रोक मिले, तो जनरली 2 स्ट्रोक ही मिलेगा। डीजल, पेट्रोल नहीं, डीजल पे चल रहे हैं, कंप्रेशन पे। और बाय द वे वो सारे भी डीजल पे ही थे। और नेवी को वो बहुत पसंद आया था, क्योंकि गैसोलीन एरोप्लेन में ठीक है, एरोप्लेन में ऐसे ही बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन नेवी में बोट एकदम चिल टाइप डिवाइस होना चाहिए कि भैया पानी में उठा हुआ उसमें आग क्यों लग रहा है बार बार, अच्छा गैसोलीन जला रहे हो। तो वो लोग बहुत मेहनत करते थे कि गैसोलीन छोड़ो, डीजल में आओ। डीजल में पावर नहीं होता था, मतलब पावर टू वेट रेशियो। ये इंजन बोला कि भैया हम देते हैं ना, क्या टेंशन ले रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये भी वही कर रही है, अपोज सिलेंडर ले रही है, 2 स्ट्रोक ले रही है, डीजल पे चल रही है। और इन्होंने क्या किया कि इनका जो पिस्टन है, दोनों पिस्टन को कार्व किए हुए हैं, यानी कि इसका जो चेंबर है जहां पे आपका मेन बूम इवेंट हो रहा है, उसको ऐसा कर दिए कि वो बिहेव कर रहा है। नॉर्मल पिस्टन आपका सिंपल एक पिस्टन होता है, डीजल में थोड़ा सा क्राउन रहता है। इनको समझ आया कि जब दोनों तरफ से हम एडजस्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री, तो क्यों ना उसको ऐसा कंबस्शन चेंबर डिजाइन करें कि ये दोनों टॉप डेड सेंटर में आएगा तब बूम करेंगे। तो कैसा चेंबर होगा जो बेस्ट एक्सपेंशन दे पाएगा। तो ये मॉडिफाई किए हुए हैं, यानी इनका पिस्टन जो है, उसका जो हेड है उस पर काफ़ी ज्योमेट्री किया गया है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंजन्स में अगर आप 1930s 50s का इंजन देखेंगे और अभी के इंजन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर जो हो रहा है वो हो रहा है कि डिज़ाइन फेज में कंप्यूटेशनल डायनामिक हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, ताकि बनाने से पहले ही पता है कि सर यही बेस्ट एफिशिएंसी देगा, और थोड़ा सा प्लस एंड माइनस होगा। तो ये अब इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा है। और हाँ, फ्यूल इंजेक्टर बहुत हाई प्रेशर हो गया। उस टाइम में फ्यूल इंजेक्टर बहुत बहुत लुच-पुच थे, अभी का फ्यूल इंजेक्टर दादाजी लेवल प्रेशर पर चलता है। तो इनका वही है कि कंबस्शन चेंबर बहुत अच्छा किया। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है नॉक्स इमिशन इनका कम हो जाता है। यानी कि ये इसे ट्रक में डालते हैं, और ट्रक में मेन दिक्कत क्या है? नॉक्स दबा के निकलता है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो बहुत हाई है। लेकिन कंबस्शन अगर आप सही से कर पाते हैं, यानी इतना फास्ट कर देते हैं कि नॉक्स बन ना पाए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो इन्होंने कुछ बड़े बड़े ट्रक के लिए इंजन बनाया और एक्चुअली रोड पे टेस्टिंग की। वहां तक तो ठीक है, वो बहुत कंपनी पहुंच जाती है, लेकिन इनका दादाजी आ गए इनके चक्कर में। आ गए हैं यूएस आर्मी एडवांस कॉम्बैट इंजन, यानी कि एस इंजन। ये है। अब रहा बात, ये कंपनी छोटी है, इनको पता है, ओपनली बता दे भैया हमारे पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि यूएस आर्मी आ जाएगी, हाँ भैया 10,000 पीस ऑर्डर करो भैया जान निकल जाएगा। तो ये बात काम कर रहे हैं कमिंस के साथ। अब रहा बात कमिंस कितना बड़ा बात है, ये समझिए टाटा का जितना आप ट्रक देखते हैं जनरली बड़े वाले, सब में कमिंस का ही इंजन है। कमिंस दो 4-5 बड़ी बड़ी कंपनी है डीजल इंजन में जिससे आप डिस्कशन नहीं करते हैं, उसमें से एक कमिंस है। कमिंस बोल दिया काम खत्म, काम खत्म सर, डिस्कशन नहीं करते हैं। तो समझ लिए इनको यूएस आर्मी बोला है। और यूएस आर्मी किस चीज़ के लिए किया है? बोल रहा ब्रैटली जैसे व्हीकल्स जो हैं, ब्रैटली व्हीकल हो जाए, टैंक व्हीकल हो जाए, नेवी हो जाए, वो सबको एक नया इंजन चाहिए, जो इंजन छोटा हो, माइलेज ज़्यादा दे और इफिशिएंट हो। इफिशिएंट होने से फायदा होता है कि रेडिएटर बहुत बड़ा बड़ा ना लगाना पड़े, तो पावर टू वेट रेशियो और बेटर हो जाता है। तो ये चूज किया गया है कि एडवांस कॉम्बैट इंजन के लिए इस कंपनी को चूज किया गया, और ये कंपनी अकेले नहीं बना सकती है, तो कमिंस उनका मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर रहेगा। तो ये इसके बाद से डिटेल आना बंद हो गया, मतलब ये कंपनी अभी भी डिस्कशन में, लेकिन ऑब्वियसली ये जो एडवांस मिलिट्री कॉम्बैट के लिए कर रहे हैं वो ऑब्वियसली आपको नहीं बताएंगे। लेकिन गाड़ी खुली है, बट मैं नहीं जानता कितना खुला हो भी सकता है, क्योंकि मिलिट्री में ये भी होता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया गया है तो आप वो भी आप नहीं बता सकते कि सर हटा दिया गया है। और इनका चैनल पे आखिरी वीडियो डाला गया था 1 साल पहले। अब बात करते हैं इन इंजन का, INN इंजन का। तो ये कंपनी 2011 में बनी है, थोड़ी नई कंपनी है, और ये स्पेन में बना था। अब रहा बात कि इस कंपनी ने बहुत गंदी मार्केटिंग की है या बहुत अच्छी की है, डिपेंड करता है आप कैसे देखना चाहते हैं। 1 स्ट्रोक इंजन, यही 1 स्ट्रोक है। अब रहा बात, 1 स्ट्रोक होता नहीं है ये 2 स्ट्रोक इंजन है, बस मार्केटिंग के लिए बोल रहे हैं।
अब रहा बात कि इसमें क्रैंक शाफ्ट नहीं है, ये थोड़ा यूनिक बात है। दो क्रैंक शाफ्ट की जगह यहाँ तो क्रैंक शाफ्ट है ही नहीं, यहाँ पे लोब डाल दिया गया है। लोब से जैसा कि सीवी इंजन में जो पहला पिस्टन का जो पहला मोशन आता है वो लोब पे ट्रांसफर होता है। पिन लोब को ठेलता है, लोब से ठेलने के बाद आप गियर टीथ में जाते हैं, फिर दूसरा पिन बचा खुचा एनर्जी निकालता है। यहाँ पे वही समझिए पूरा लोब पे ही चल रहा है, कोई भी गियर टीथ नहीं है या क्रैंक नहीं है। तो लोब से आपका रेसिप्रोकेशन मोशन यानी कि उसको रोटेशन में बदलने का काम लोब कर रहा है। और इसका डिजाइन में एक यूनिक बात है कि भले ये दिखाए मतलब कि जो इनका पहला प्रोटोटाइप है बड़ा बात कर रहे हैं वो अपोस्ट पिस्टन है, यानी कि पिस्टन आगे पीछे दोनों से बूम बम बड़ीम कर रहा है, लेकिन ये चाहे तो सिर्फ एक साइड का भी कर सकते हैं। ये ड्रोन के लिए बना रहे हैं। अभी ड्रोन के लिए आप कुछ भी बनाइए लोग खरीदने को तैयार हो जाते हैं, तो इसमें अपोस्ट पिस्टन नहीं है, यानी ये इकलौता ऐसा ज्योमेट्री है जिन पे इनका फायदा है। सर आपको ज्यादा पावर चाहिए हम अपोस्ट दे देंगे, नहीं चाहिए हम सिर्फ एक बैंक दे सकते हैं आपको, तो वो ये कर रहे हैं। लेकिन हाँ हम ये क्लियर करेंगे इनका सारा चीज ठीक है, जितना इंजन के बारे में बात कर रहे हैं सब ठीक है। इसका डिजाइन मुझे नहीं लगता कि स्केल कर सकते हैं, मतलब ठीक है ड्रोन है, कार में ठूस रहे हैं, लेकिन हाँ बाय द वे लोब में एक पेनल्टी पड़ता है, टॉर्क नहीं मिलता है, टॉर्क आपका घट जाता है, यानी आरपीएम को बहुत भगाना पड़ेगा तब जाके टॉर्क आएगा। और जो डीजल वाले में उसमें मेन वही है कि बहुत लो आरपीएम टॉर्क है, ऑब्वियसली दो क्रैंक शाफ्ट आपको ठेल रहा है और ऊपर से कंप्रेशन इंजन है, बूम हो रहा है बहुत जोर से, तो टॉर्क के मामले में उनको टेंशन नहीं है। और उनका मेन क्लेम है कि वो बहुत फ्लैट है, इसीलिए आर्मी एकदम बोल रही है कि भैया आप आ जाओ, अरे क्या है आप कस्टमर के पीछे भाग रहे हो, आप हमारे पास आओ। तो इसका मैं वही कहता हूँ आराम से मैं मीडियम स्केल पे देख सकता हूँ, लेकिन इसको बड़ा आप करोगे तो फिर लोग वही बोलेंगे इतना सारा पार्ट्स क्यों लगा रहे हो, शांति से नॉर्मल सिस्टम कर दो। और इफिशियंसी गेन इस डिजाइन में बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा सा बेटर है बट लाइक बहुत ज्यादा नहीं है। एक कह रहे वाइब्रेशन कम है, ठीक है अब लेकिन आपका नॉर्मल गाड़ी भी वाइब्रेट नहीं करता है। आजकल तो लोगों को पता नहीं, मतलब पहले होता है ना गाड़ी ऐसे हुर्र हिलता रहता था, अब नहीं होता है, बहुत आराम से लोग मैनेज कर लिए हैं। मतलब आपका टाटा नैनो का इंजन हिलना बहुत चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली शुरू में ट्राई किए थे पिस्टन, दो पिस्टन था तो ऐसे अप डाउन करना चाहते थे 180 में, टॉर्क नहीं मिल रहा था तो दोनों को एक साथ किए छोटा हाथी वाला में, तो राबत उससे वाइब्रेशन होना चाहिए। हाँ तो वहाँ पे काउंटर वेट शाफ्ट डाल दिया जो उल्टा घूम रहा है ताकि उसका शॉक कम कर सके। तो ये समझना बहुत जरूरी है, वाइब्रेशन आज के टाइम में नहीं होता है इंजन सब में, मतलब ऐसा नहीं ये है ही नहीं, बट वो आपको मेनली नहीं पता चलेगा, और पता चलेगा यानी कि कंपनी ने सस्ता किया है ऐसा बनाया जा सकता है आज का इंजन की एकदम मक्खन मक्खन। मतलब रॉल्स रॉयस को तो एक दो बार प्रॉब्लम हो गया कि इतना अच्छा से बैलेंस कर दिया कि लोग को वॉमिटिंग होने लगा, क्योंकि गाड़ी चल रहा है लेकिन गाड़ी हिल नहीं रहा है, आवाज भी नहीं आ रहा है, साउंड आइसोलेशन भी खूब कर दिया, वाइब्रेशंस भी बहुत कम कर दिया है, लोगों को एकदम अनईजी फील होने लगा। तो ये हो गया आपका INN इंजन, 2011 की कंपनी है, डिजाइन है 2 स्ट्रोक है, 1 स्ट्रोक नहीं है, वो मार्केटिंग टर्म है। लोब पे चल रहे हैं, पेनल्टी यही है कि टॉर्क के लिए इनको आरपीएम भगाना पड़ेगा, और ये एक नॉन अपोज सिलेंडर पे भी चल सकते हैं आपका। और मेरे को बस वही डिजाइन में इनका एक ही वीकनेस लगता है कि बहुत बड़ा नहीं बना सकते, कि 12 सिलेंडर का अगर आपको जरूरत है बहुत बड़ा डायमीटर हो जाएगा। तो ये मतलब बहुत यूनिकली सूटेड है एक खास तौर का पावर बैंड के लिए, बहुत बड़े के लिए हम नहीं देख सकते। मतलब इसको मैं नहीं देख सकता कि आर्मी आके बोलेगी कि सर आप हमारा टैंक चलाओ, चांसेस बहुत कम है, असंभव नहीं है लेकिन बहुत कम है। तो रहा बात कि अब क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं भविष्य में, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इंजन जो था ये स्वीट हार्ट था पूरा दुनिया का, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर बोल रहे हैं जेट इंजन का डेवलपमेंट नहीं होता तो यही हर चीज को उड़ा रहा रहता एकदम, क्योंकि ये पावर भी देता है, इफिशियंसी भी देता है, और सारा एक पैकेज में देता है। क्योंकि आप बोले साइज बहुत बड़ा है, मतलब एक आदमी के साइज का है पूरा, लेकिन जितना हॉर्स पावर है, मतलब कि 3-4 हजार हॉर्स पावर की बात हो रही थी, बहुत ज्यादा पावर होता है, बहुत ज्यादा पावर होता है। तो और माइलेज भी होता है, और बाय द वे कुछ कुछ का माइलेज अभी भी नहीं बीट हुआ है, तो वही है। एविएशन चला गया आपका जेट इंजन में। अब रहा बात तो ये सबको क्यों छोड़े, ये सबको छोड़ दिया गया क्योंकि बड़े सिस्टम जो थे वो 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक में कूद गए। अभी भी सबसे बड़ा वाला अभी भी 2 स्ट्रोक पे ही है, मतलब यानी कंटेनर शिप के इंजन अभी भी 2 स्ट्रोक पे चल रहे हैं, और बीच वाले थे वो धीरे धीरे 4 स्ट्रोक में शिफ्ट हो गए। मतलब इसमें एक थोड़ा दिक्कत है, बहुत स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, मतलब कि ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर किया, लेकिन इसे नहीं बनाया जा रहा था कि हर बोट में डाल देंगे या हर शिप में डाल देंगे। मतलब ये मिलिट्री प्रोजेक्ट के तौर पे था, और वो भी लार्ज स्केल मिलिट्री प्रोजेक्ट। मतलब इसे नहीं बनाया गया था जीप के इंजन में डाल देंगे या ट्रक के इंजन में डाल देंगे, उसके हिसाब से सोचा भी नहीं गया था। तो स्केल डाउन नहीं होने के कारण सिर्फ ऊपर वाले में ही हो गया कि भैया ऊपर वाले में तो सीधे जेट चले गए, बाकी सब बोले कि सर हम 4 स्ट्रोक में मैनेज कर लेते हैं, तो वही हो गया। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि होप है सिस्टम पे। ये मैंने एक बंदे का डिजाइन देखा 2017 में उसने बनाया, और हाँ बाय द वे आप लोग को ये समझना पड़ेगा, अगर किसी डिजाइन का पेटेंट उटेंट है, रुकने का नहीं है। देखिए पेटेंट कब फाइल किया गया था और कब ग्रांट किया गया था, उससे 20 साल बाद पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे लेदरमैन वेव जो एक मल्टी टूल है, उसका सीधा चाइना कैसे कॉपी बना रहा है, वो भी अमेरिका में कैसे सेल कर रहा है, पेटेंट एक्सपायर हो गया, 20 साल हो गया।
तो ये सब डिज़ाइन का भी आपको वही किसी ने पेटेंट किया, ऑब्वियसली किया, लेकिन पेटेंट से 20 साल चलता है, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और ये सब का जो मेन वीकनेस होता आज के टाइम में कि इमिशन नहीं है, मतलब इमिशन स्टैंडर्ड नहीं मीट कर पाता, वो अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और बाय द वे एडवांस कॉम्बैट इंजन वाले भी क्लेम कर रहे हैं कि यूरो 7 मीट कर ले रहे हैं। तो देखिए यूरो 7 अगर आप मीट कर ले रहे हो तो इमिशन के बारे में उतना टेंशन नहीं है। और अगर आपका इंजन ही नॉक्स कम प्रोड्यूस कर रहा है तो नॉक्स को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। डीजल में मेन वही दिक्कत है, नॉक्स, और फिर जो पार्टिकुलेट मैटर है वो साइड इफेक्ट होता है आपका लो आरपीएम पे, लो टॉर्क पे रखने का। तो अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब कि देखिए चांसेस मुझे कम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ बदलना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। हाँ, आर्मी बजट कर सकती है, लेकिन सिविलियन यूज में उतना चांसेस कम है। जीरो नहीं है बट चांसेस कम है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में, अपोज्ड पिस्टन सिलेंडर इंजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो को जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।